साइंस कम्युनिकेटर। मेरा काम है बच्चों के लिए साइंस को आसान और दिलचस्प बनाना। इसके अलावा मैं फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम जिसे कार्ल सागन अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान करते हैं। कार्ल कहते हैं कि जब आप पहली जमात के बच्चों के पास जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसे बच्चों से भरी हुई जमात मिलती है जो साइंस के शौकीन होते हैं। तजस्सुस उनमें कूट कूट कर भरा होता है। वो आपसे बहुत से सवालात करते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि हमारे पाँव में अंगूठा क्यों होता है। वो आपसे पूछते हैं कि घास हमेशा सब्जी क्यों होती है। वो आपसे पूछते हैं आसमान हमेशा नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं हो सकता। जमीन की सालगिरह कब आती है और सारे प्लैनेट्स गोल ही क्यों होते हैं। ये सब बहुत सादा लेकिन बहुत अहम सवालात हैं। लेकिन फिर आप 12वीं जमात के बच्चों के पास जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां आपसे कोई भी इस तरह के सवालात नहीं करता। जैसे उनका तजस्सुस बिल्कुल खत्म हो गया। कार्ल कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पहली जमात और 12वीं जमात के दरमियान कुछ बहुत खौफनाक हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि वो खौफनाक चीज क्या है। वो है क्रैमिंग, यानी रट्टा। आसान अल्फाज में चीजों को देखे बगैर, सोचे बगैर, समझे बगैर सिर्फ किताब से लफ्ज ब लफ्ज याद कर लेना। मजे की बात यह है कि ये तरीका सीखने का हम जिंदगी में किसी भी अहम जगह पर अप्लाई नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आपने ड्राइविंग सीखनी और आप किसी किताब से ड्राइविंग सीखने का तरीका रट कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएं। आपने स्विमिंग सीखनी है तो किसी किताब से स्विमिंग पढ़ने का तरीका लफ्ज ब लफ्ज याद करके तालाब में छलांग लगा दें। सीखने का यह तरीका खैर से हम सिर्फ अपनी साइंस क्लासरूम्स में ही इस्तेमाल करते हैं, जहां इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि साइंस को एक्टिविटीज के जरिए कराएं, क्योंकि मुसलसल क्रैमिंग करके बच्चों को लगता है जैसे साइंस कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो या तो हमारे ख्यालों में मौजूद है या सिर्फ किताबों में मौजूद है। इसके अलावा साइंस कहीं नहीं होती। तो मैं कोशिश करता हूं कि साइंस को ख्यालों और किताबों से निकालकर हकीकी दुनिया में बच्चों की क्लासरूम के अंदर रख दिया जाए, ताकि उनको पता चले कि साइंस कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर ये हम जुमला बहुत दफा सुनते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी कलर्स। मैं ये जुमला बच्चों को रटवाने की बजाय व्हाइट लाइट का एक सोर्स लेता हूं और व्हाइट लाइट के उस सोर्स के रास्ते में ये एक प्रिज्म रख देता हूं, और उसके बाद बच्चों को खुद ही पता चल जाता है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये तो बहुत से रंगों पर मुश्तमिल है। और अगर मैं इसी व्हाइट लाइट के रास्ते में, ये भी मेरे पास एक व्हाइट लाइट का सोर्स है, आप देख सकते हैं कोई और लाइट यहां पर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी व्हाइट लाइट के रास्ते में एक ग्रेटिंग रख दूं तो मैं बच्चों को दिखा सकता हूं ये वही 7 रंग हैं जो आप हमेशा से बचपन से आसमान पर देखते आ रहे हैं, रेनबो में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब बच्चों को वो रेनबो जिसको वो हमेशा से आसमान पर देखते हैं अपनी क्लासरूम में अपने बिल्कुल सामने नजर आती है, तो उनकी खुशी देखने के काबिल होती है और उसके बाद रट्टा लगवाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं रहती। लाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिकिंग साइंस स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग मोर। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को ज्यादा सिखाने के लिए ट्रिक क्यों करना। उसकी वजह है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन मुसलसल कम होता जा रहा है और हम देखते हैं कि आजकल फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में एक एवरेज बच्चे का टाइम स्पेंड 8 मिनट्स से 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं है, जबकि लेक्चर की ड्यूरेशन मिनिमम 40 मिनट्स होती है। तो ऐसे बच्चे को जिसका अटेंशन स्पैन सिर्फ 10 मिनट्स है, उसको 40 मिनट्स तक एंगेज करने के लिए डेफिनेटली कुछ ट्रिक तो करना पड़ेगा ना। जहां हम सब असातिज़ा बच्चों को लॉन्गर पीरियड्स के लिए एंगेज करने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहां कोई एक ऐसा भी था जो 40 मिनट्स तो क्या पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा हफ्ता बच्चों को एंगेज कर सकता है, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन हो सकता है। वो है नेटफ्लिक्स। आप शायद हंसें,
लेकिन मैंने इसको बड़ी संजीदगी से लिया और मैंने सोचा मुझे स्टडी करना चाहिए कि नेटफ्लिक्स में ऐसा क्या है कि बच्चों को इतनी देर तक इंगेज कर लेता है। तो कुल मिलाकर मैंने देखा कि जनरली नेटफ्लिक्स के कंटेंट में 3 चीज़ें होती हैं और उसे मैं नेटफ्लिक्स की 3S स्ट्रेटजी कहता हूँ। वो 3S में से पहला S है सरप्राइज। आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया आप जाके कीजिएगा, कि कभी भी कोई आप मूवी या सीजन देख रहे हो तो एक खास ड्यूरेशन के बाद, लाइक 10 मिनट्स के बाद, लाजमी कोई ऐसी चीज होती है, किसी हीरो की एंट्री होगी, कुछ भी ऐसा होगा जो आपको अचानक से सरप्राइज लगेगा और व्यूअर दोबारा से अगले 15 मिनट के लिए इंगेज हो जाता है सिर्फ उस एक चीज की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लेक्चर में भी ये काम करें। तो मैंने लेक्चर्स को इस तरह से स्क्रिप्ट करना शुरू किया कि मैं उसमें कुछ देर के बाद ऐसे काउंटर इंट्यूटिव मोमेंट्स उनके ऐड करता था जो बच्चों को सरप्राइज कर देते थे। मिसाल के तौर पर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल वे में कैसे पढ़ाऊंगा, तो बच्चों किताबें निकालिए, पेंसिल निकालिए, कॉपी निकालिए, आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से डेफिनेशन लिखें, और बच्चे लिखना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यूं करने की बजाय क्यों ना बच्चों को सरप्राइज किया जाए। वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट वेज में हो सकता है, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से स्टार्ट करूं कि मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चों ये बॉक्स अगर मैं छोड़ दूं तो क्या ये गिर जाएगा या यहीं पर रहेगा, तो कहेंगे भाई ये यहीं पर रहेगा, और देखें मैंने छोड़ा वहीं पर ही है। और अब अगर मैं इसको छोड़ूं क्या ये इस तरफ को गिर जाएगा? नो, वेरी गुड। लेकिन जब मैं इसको यहां लाकर छोड़ूंगा तो फिर ये गिर जाएगा, हैं? ये क्यों नहीं गिरा? नो, अब बच्चा यहां पर सरप्राइज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपको उसकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं कि बेटा प्लीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लो। आप सिर्फ ये कह के निकल जाएं कि चलो मैं कल बताऊंगा, सब पीछे आ जाएंगे, फॉलो करते हुए क्लास के बाहर आ जाएंगे कि सर प्लीज ये पढ़ा के चले जाए, ये कैसे होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रिक योर स्टूडेंट्स, और फौरन ही आप उस पोजीशन में आ जाते हैं जहां आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये और भी तरीके से हो सकता है। आप अब ये ना कहिएगा कि प्लीज बता दें ये कैसे होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ, कोई ऐसी स्टेटमेंट कह सकता हूँ जो उनके लिए बड़ी काउंटर इंट्यूटिव हो। मैं कहूँ आज हम पेंसिल्स को बैलेंस करना सीखेंगे ना, ये एक ड्रीम है, क्योंकि हम बचपन से पेंसिल को जब भी बैलेंस करते हैं तो वो हार्डली सेकंड में गिर जाती है। तो मैंने क्या किया, उसके नीचे एक और वेट लगा दिया, तो अब तो लग रहा है कि और ज्यादा जल्दी गिर जाएगी ये, लेकिन जब मैं इसको रखता हूँ तो मैं इसको बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकता हूँ। और ना सिर्फ बैलेंस कर सकता हूँ बल्कि ये बड़ा स्टेबल बैलेंस है, ये देखिए। और मैं यूं भी स्टार्ट कर सकता हूं कि ये बर्ड बेटा किस साइड को गिरेगा, और बच्चे कहेंगे कि ये इस साइड को, क्योंकि सारा वेट इस तरफ है, तो ऐसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नहीं गिरेगा, और ये भी एक स्टेबल बैलेंस है। तो यूं हम इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट्स ऐड करके बच्चों को ट्रिक कर सकते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं। ये सरप्राइज कोई मजे की एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंतहाई बोरिंग टॉपिक पढ़ाने लगा हूं, फ्रैक्शंस, सबकी इससे जान जाती है, नो वन लाइक्स फ्रैक्शन, 1/2 1/3 ऐड करेंगे क्या होगा, अभी भी शायद किसी को ना यहाँ पर है, इंक्लूडिंग मी। तो जब मैं ये फ्रैक्शंस पढ़ा रहा होता हूँ तो बजाय मैं वही नॉर्मल स्टार्ट करूँ कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस और फिर वहाँ से उनको डेफिनेशन लिखें कैसे ऐड करते हैं, मैं अगर एक स्टेटमेंट बोल दूँ कि बच्चों आपको पता है म्यूजिक सीखने के लिए, गिटार प्ले करने के लिए, पियानिस्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, और वो इधर उधर के आंसर देंगे, वो फ्रैक्शन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज करें मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, मैं इस फ्रैक्शन के टाइम पीरियड जितना साउंड लेता हूँ, परेशान नहीं होना, मतलब आसान अल्फाज में वो साउंड 1 सेकंड में 3 दफा प्ले होगा, ठीक है। तो जैसे हम और तरह से भी बच्चों को ट्रिक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें हम बच्चों को सरप्राइज करेंगे और बच्चे सरप्राइज हो। तो ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, और मैं इस फ्रैक्शन जितना एक साउंड यहाँ पर प्ले करूंगा, यानी जिसका टाइम पीरियड इतना होगा, तो वो उतने ही टाइम 1 सेकंड में प्ले होगा। जैसे 1/3 वाला जो साउंड है वो 1 सेकंड में 3 दफा प्ले होगा, लाइक दिस। यस, इट्स अ बोरिंग साउंड। अच्छा, एक और फ्रैक्शन इमेजिन करें 1/4, तो उतने टाइम पीरियड का साउंड 1 सेकंड में 4 दफा होगा, लाइक दिस। दोनों बोरिंग साउंड है। अब दोनों फ्रैक्शंस को इकट्ठा रखते हैं,
अच्छा, लेट्स ऐड वन मोर फ्रैक्शन, 1/6, 1 सेकंड में 6 दफा। इनको प्रीवियस साउंड्स में ऐड करते हैं। एक और साउंड ऐड करते हैं, एक और साउंड ऐड करते हैं। ये सिंपल तरीका है म्यूजिक बनाने का, यानी आप म्यूजिक को फ्रैक्शंस के अलावा सीख ही नहीं सकते। अगेन आप ये बात करके वहां से जाने की कोशिश करें, बच्चे आपको नहीं जाने देंगे। वो कहे जितना मर्जी पढ़ा लो, ये बता के जाओ कि ये कैसे हो सकता है। नेटफ्लिक्स का जो दूसरा एसेट स्टैंड्स फॉर सस्पेंस, ये भी आपने नोट किया होगा। सीजन्स ऐसी सीजन्स का प्री कैप दिखा देते हैं, शुरू में एक ऐसा आपको सीन दिखा देते हैं जो बाद में आप उस सीन के चक्कर में पूरी मूवी देख देते हैं। इतना सरप्राइजिंग, इतना सस्पेंस होता है उसमें। या फिर समटाइम आपने देखा होगा किसी एपिसोड के एंड पर एक ऐसा टीजर चलाएंगे नेक्स्ट एपिसोड का कि आप जब तक सीजन कंप्लीट नहीं कर ले आप उठ नहीं सकते वहां से। ये उनका तरीका है यूजर को एंगेज करने का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने लेक्चर में ये सस्पेंस भी ऐड करें। तो मिसाल के तौर पर मैं बच्चों से फिर वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन करता हूं और मैं बच्चों से पूछता हूं कि ये मेरे पास एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये हायर एंड है, ये लोअर एंड है। रोलिंग ऑब्जेक्ट्स कहां से कहां मूव करते हैं? वो डेफिनेटली हायर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव करते हैं। और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इधर जाने की बजाय खुद ब खुद इधर को जाएगा और मैं देखता हूं कि ये इधर को जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं कहूं कि बच्चों ये अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और मैं उस वक्त इसका ना बताऊं लेकिन लेक्चर के एंड में या तकरीबन 15 मिनट तो बच्चा एंगेज हो जाएगा और वो ये जानने के लिए लाजमी अगला लेक्चर बहुत तवज्जो से सुनेगा। या फिर मैं बच्चों को कहता हूं कि बच्चों आज हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ना है। साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है जो डिटरमिन करती है कि वुमेन की जो वॉइस है वो श्रिल होती है, जबकि जो मर्द होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है। ये फ्रीक्वेंसी का चक्कर होता है। लेकिन मैं बात यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय अगर एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास इस बैलून में ना एक बड़ी मैजिकल गैस है, बड़ी मुश्किलों से मुझे मिली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको इनहेल करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये तो मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। जानना चाहेंगे इस मैजिकल गैस के बारे में? वो जानना चाहेगा और वो एंड तक ये लेक्चर जरूर देखेगा कि ये वाला मुझे कहीं से पता चल जाए इन्होंने कैसे किया। इसमें हीलियम थी बेसिकली। अच्छा, इसी तरह से हम सस्पेंस, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मेथड से हम सस्पेंस ऐड कर सकते हैं अपने लेक्चर्स में। जो तीसरा एस है वो है स्टोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा मिसिंग इंग्रेडिएंट है पाकिस्तानी क्लासरूम्स में। स्टोरी नहीं है। तो आप किसी भी बोरिंग चीज को सिर्फ स्टोरी ऐड करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को फिर से एक नॉर्मल लेक्चर देने लगा हूं और उस लेक्चर का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब नाम ही इतना खौफनाक होगा तो वो लेक्चर कितना खौफनाक होगा। अब मैं ये करने की बजाय कि बच्चों किताबें निकालें, जल्दी से लिखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन ये होती है, बजाय ये करने के मैं एक स्टोरी ऐड करता हूँ। अब वो स्टोरी क्या है? मैं कहता हूँ कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग आपस में बात करते हैं, वी नीड अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। वो उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। आपको पता है दुनिया की हर चीज़ आपस में बात कर रही है, इवन ये चेयर्स भी, इवन पत्थर भी, इवन ये बॉल्स भी। लेकिन इनकी जो बात करने की आपस में लैंग्वेज है वो इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो नहीं है, वो है मैथमेटिक्स। वो कोई नहीं सुन सकता एक्सेप्ट जो फिजिक्स को गौर से पढ़ेगा। और क्योंकि मैं पढ़ता हूँ गौर से, तो मैं इस वक्त इन बॉल्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा हूँ। पता है ये बॉल क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई जब मैं आकर आप बाकी चारों से टकराऊं तो सारी ना आगे मूव कर लेना, बल्कि सिर्फ एक बॉल आगे जाए। अभी मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन मैंने इनकी लैंग्वेज पढ़ ली है। देखते हैं ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब मैं 2 बॉल्स करता हूं, वो कह रही हैं कि आगे 2 बॉल्स ही भेजना। अच्छा, अब ये 3 बॉल्स डिस्प्लेस की हैं,
ये कह रही है कि अभी आपने 3 बॉल्स आगे भेजनी है, हालांकि 3 बॉल्स तो आगे है ही नहीं। इसका मतलब यहां इनकी लैंग्वेज में कुछ फ्लॉ है। देखते हैं, अरे अभी भी 3 बॉल्स ही आगे जा रही हैं। ये जो बातें ये आपस में कर रही हैं, यानी कोई ना कोई तो तरीका है ना कम्युनिकेट करने का। यानी बेजान है, वो एक दूसरे को नहीं बताती आगे कितनी बॉल्स ने जाना है, लेकिन समहाउ दे नो कि क्या होना है इसके बाद, हर एक्सप्लोजन हर कोलिजन के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये पता होता है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। इस वक्त जो ये बात कर रहे थे वो बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आप जानना चाहेंगे मैंने वो कैसे पढ़ लिया? यस, वो जानना चाहेंगे, और उसके बाद मैं फिर उनको बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम किस तरह से डीकोड कर सकते हैं। या फिर मैं स्टोरी ऐड कर सकता हूँ, जैसे हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सबकी जान जाती है, नहीं मतलब वो वाली जान नहीं, वो तो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से भी सबकी जान जाती है, बहुत मुश्किल। हम इसको में भी स्टोरी ऐड कर सकते हैं। आपको पता है बैटरी होती है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी खास बैटरी है, ये खुद बता देती है बोलकर कि करंट पास कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स पता है किसकी तरह होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके दोस्तों की तरह, जिनको जब आप कहें कि यार मेरे साथ उर्दू बाजार चलोगे, तो वो अगली बात क्या कहता है? ये नहीं कहता हाँ चलूंगा, कहता वापस छोड़ दोगे। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल यही काम करते हैं। आप उनको इस टर्मिनल से कहेंगे ना कि आओ निकलो, तो वो आपसे कहेंगे कि क्या मुझे वापस छोड़ दोगे? तो जब मैंने यहां से इसको किया, क्योंकि मैं वापस उसको नहीं छोड़ रहा, तो ये बैटरी में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं उसको वापसी का रास्ता देता हूं, तो फौरन ही करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ये बेसिकली क्या है, गौर करें, स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन। और यहां से ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मेरी बॉडी में से पास कर रहे हैं, यानी कि इंसान जो है वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन फिर मैंने एक और बात नोट की, और वो ये थी कि नेटफ्लिक्स में भी एक चीज मिसिंग थी, एक चौथा एस भी था जो नेटफ्लिक्स में नहीं था, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नेटफ्लिक्स में हो भी नहीं सकता, और वो क्या है? वो स्टूडेंट जो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं वो खुद इन्वॉल्व तो नहीं ना हो सकते सारे प्रोसेस में, जो हीरो कर रहा है वो नहीं कर सकते। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में हम स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको पॉसिबल बना सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास में एक जगह खड़े होने की बजाय या भागकर उनके पास चला जाता हूँ, और ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उनको इन्वॉल्व करता हूँ, या फिर उनको स्टेज पे बुला लेता हूँ और वहाँ पर उनको इन्वॉल्व करता हूँ। तो ये वो 4S स्ट्रेटजी है मेरी, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, और तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर मुझे 2.5 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो मैंने स्मार्ट लर्निंग के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से हमने स्मार्ट लर्निंग और साइंस सेंस पाकिस्तान की पहली साइंस वेब सीरीज स्टार्ट की, और उसकी ग्रोथ यानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस लिहाज से कंटेंट बना नहीं पा रहा जिस हिसाब से यूज़र मांग रहा है। तो ये अगर आप टीचर हैं यहाँ पर कोई, और अगर आप में से कोई फ्यूचर में टीचर बनने जा रहा है, या आप में से कोई किसी टीचर को जानता है, ये 4S स्ट्रेटजी उनके साथ शेयर करें, मुमकिन है उनकी हेल्प हो। हमें चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उनका माइंड पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये बिल्कुल नहीं करते। एक फिलोसफर का कहना ये है कि बच्चों का माइंड कोई खाली बर्तन नहीं होता जिसको उस्ताद ने भरना होता है, बल्कि बच्चों का माइंड एक लकड़ी की तरह होता है जिसको उस्ताद ने जुस्तजू की आग लगानी होती है। तो आइए हम मिलकर ये आग लगाएं। थैंक यू सो मच।